नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल सी एस अकेडमी पर। आज हम पढ़ेंगे टीजीटी पीजीटी कॉमर्स साइट का सेकंड प्रैक्टिस सेट। इससे पहले हमने पहला प्रैक्टिस सेट पहला पार्ट बनाया था जिसमें हमने 10 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। उससे आगे के 10 क्वेश्चन हम इसमें देखेंगे। यदि आपने वो नहीं देखा है तो उसे आप ज़रूर देखें। उसका वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, लेखांकन पुस्तपालन की कौन सी क्रिया है। तो लेखांकन पुस्तपालन की उत्तरवर्ती क्रिया है, यानी यहाँ पर डी ऑप्शन सही होगा। क्योंकि पहले क्या होता है, पुस्तपालन होता है और पुस्तपालन के बाद लेखांकन की प्रक्रिया आती है। पुस्तपालन में रोजनामचा खाता बही आता है, उसके बाद तलपट तैयार करके लेखांकन में अंतिम खाते तैयार किए जाते हैं। तो पुस्तपालन पहले की क्रिया हो गई और लेखांकन बाद की, यानी ये पूर्ववर्ती क्रिया है और ये उत्तरवर्ती क्रिया है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है, लेखांकन यानी अकाउंटिंग की सर्वाधिक प्रमाणिक परिभाषा किसके द्वारा दी गई है। तो सर्वाधिक प्रमाणिक परिभाषा जो दी गई है तो वो अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स के द्वारा दी गई है, यानी ऑप्शन ए इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, लेखांकन के विषय में कौन सा कथन अधिक सत्य है। तो लेखांकन के विषय में जो कथन सत्य है यह केवल वित्तीय घटनाओं का अभिलेखन है, यानी इसमें जितनी भी लेखांकन में घटनाओं का अभिलेखन यानी जो लेखा किया जाता है वो सब किससे संबंधित होती हैं, वित्तीय घटनाएं होती हैं, यानी कि धन से संबंधित होती हैं। व्यापारिक घटनाओं, व्यावहारिक घटनाओं और वास्तविक घटनाओं इनसे कोई लेना देना नहीं, सिर्फ वित्तीय घटनाओं से इसमें मतलब होता है। तो लेखांकन एक वित्तीय घटनाओं का अभिलेखन है। क्वेश्चन नंबर 4 है, आधुनिक युग में लेखांकन को जाना जाता है। तो आधुनिक युग में लेखांकन को जाना जाता है मौद्रिक इकाइयों में व्यक्त किए जाने वाले व्यवहारों के लेखन, वर्गीकरण, संक्षिप्तीकरण करने की कला के रूप में, व्यवसाय की भाषा के रूप में और व्यावसायिक सूचनाओं के स्रोतों के रूप में। तो ये सभी आपके ठीक होंगे। तो ऑप्शन डी सही होगा, उपयुक्त सभी रूपों में, यानी आधुनिक युग में लेखांकन को इन सभी रूपों में जाना जाता है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, लेखा कर्म का कार्य प्रारंभ होता है। जैसा कि अभी हमने कहा था कि पुस्तपालन पूर्ववर्ती क्रिया है, यानी पहले होती है, उसके बाद लेखांकन होता है, तो लेखांकन उत्तरवर्ती क्रिया है। और यहाँ पर हमसे पूछा गया है लेखा कर्म का कार्य प्रारंभ होता है, इसका कार्य प्रारंभ कब होगा, जब इसका कार्य समाप्त हो जाएगा। यानी यहाँ कौन सा ऑप्शन ठीक होगा, ऑप्शन बी, जहाँ पुस्तपालन का कार्य समाप्त होता है। अर्थात लेखा कर्म का कार्य कहाँ प्रारंभ होता है, जहाँ पुस्तपालन का कार्य समाप्त होता है। ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य लेखांकन कार्य नहीं है। तो लेखांकन के कार्य में अभिलेखात्मक कार्य भी आते हैं, लेखा परीक्षात्मक कार्य भी आते हैं और व्याख्यात्मक कार्य भी आते हैं। किसी भी एंट्री को डिटेल में भी देख सकते हैं हम। लेकिन ये जो प्रबंधात्मक कार्य हैं ये लेखांकन का कार्य नहीं है, ये प्रबंधकीय लेखांकन अलग होता है। तो प्रबंधात्मक कार्य सही आंसर होगा, ऑप्शन डी, प्रबंधात्मक कार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, लेखांकन के सामान्य सिद्धांतों की परख किस प्रकार की जा सकती है। तो लेखांकन के सामान्य सिद्धांतों की परख उपयोगिता के आधार पर की जा सकती है, यानी कि जैसी जिसकी उपयोगिता होगी वह वैसे ही सिद्धांतों के अनुसार लेखा करेगा। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति का हित लेखांकन सूचनाओं में प्रत्यक्षता निहित होता है, यानी कि डायरेक्ट किसका हित है जो इसमें निहित यानी शामिल होता है लेखांकन सूचनाओं में। तो आयकर अधिकारी का हित इसमें शामिल होता है, क्योंकि जितना भी आपका इनकम और एक्सपेंस लिखे जाएंगे उससे आपका इनकम टैक्स की कैलकुलेशन की जाएगी, इसलिए आयकर अधिकारी इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, लेखांकन सिद्धांतों की उत्पत्ति किस प्रकार हुई है। तो लेखांकन सिद्धांतों की जो उत्पत्ति है वो सामान्य स्वीकृति के द्वारा हुई है, यानी ऑप्शन ए आपका ठीक होगा, ऑप्शन ए यानी सामान्य स्वीकृति द्वारा। तो लेखांकन के जितने भी सिद्धांत हैं उन सब की उत्पत्ति सामान्य स्वीकृति द्वारा हुई है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, पुस्तपालन की दोहरा लेखा प्रणाली एक ऐसी प्रणाली है जिसमें प्रत्येक समव्यवहार के लिए समान डेबिट तथा क्रेडिट एंट्रीज आती हैं।
ऑप्शन ए इसका राइट होगा, क्योंकि जितने भी हम एंट्रीज करते हैं उन एंट्रीज का क्या होता है, डेबिट और क्रेडिट दोनों के लिए समान हम लिखते हैं। जब हम रोजनामचा बनाते हैं, यानी आपने जनरल तैयार किया होगा, उसमें डेबिट और क्रेडिट में सेम अमाउंट लिखी जाती है। ऑप्शन बी है, डेबिट बैलेंस के खातों की संख्या क्रेडिट बैलेंस के खातों की संख्या के बराबर होती है, तो ऐसा नहीं है। प्रत्येक समव्यवहार खाता बहियों के 2 समूहों में लिखा जाता है, ऐसा नहीं है। खाता बही में सिर्फ एक समूह में लिखा जाता है। प्रत्येक समव्यवहार 2 बार, यानी एक बार जनरल में तो दूसरी बार खाता बही में लिखा जाता है, तो ये भी आपका रॉन्ग आंसर होगा, क्योंकि जनरल में वो एक बार लिखा जाता है, यानी डबल एंट्री सिस्टम की तरह। जैसे कि यहाँ पर दिया गया 2 समूहों में लिखा जाता है, तो जनरल में 2 समूहों में लिखा जाता है, लेकिन खाता बही में एक समूह में लिखा जाता है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा। प्रत्येक समव्यवहार के लिए समान डेबिट तथा क्रेडिट एंट्रीज की जाती हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो ये आज के 10 क्वेश्चन थे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि और भी लोगों को इसका फ़ायदा मिल सके। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।